नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे इराक के हालात के बारे में, वहां फंसे भारतीयों के बारे में और साथ ही इराक के हालात का दुनिया पे क्या असर होगा इस बारे में भी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इराक को मदद कहां से और क्यों मिल सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इराक के हालात का भारत पर क्या असर हो रहा है इस बात से। इराक जल रहा है और इसकी तपिश हमारे मुल्क तक पहुंच गई है। जाने कितने ही हिंदुस्तानी इराक में फंसे हुए हैं। यही नहीं, 40 हिंदुस्तानियों के अपहरण तक की खबर है। ऐसे वक्त में इराक में फंसे लोगों के परिजन सकते में हैं। उन्होंने अपनों की सही सलामत वापसी के लिए विदेश मंत्रालय तक में गुहार लगाई है। एक तरफ टीवी और इंटरनेट में तबाही की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ इराक में फंसे लोगों के परिजन अपनों को खो देने के डर से कांप जाते हैं। ऐसे में इनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है विदेश मंत्रालय। आंसुओं से भरी ये आंखें किसी अनहोनी के अंदेशे से सहम गई हैं। डर है कि कहीं आतंक की आंधी इस घर के चिराग को ही ना ले जाए। इस घर की कहानी हजारों मील दूर लिखी जा रही है। अभी तक की पटकथा में सुन्नी आतंकियों ने इराक के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और बगदाद से महज 40 मील दूर हैं। ऐसे में इराक ही नहीं, आने वाली हर घड़ी पर पूरी दुनिया की नजर है। और मौसूल में सुन्नी आतंकियों ने 40 भारतीयों को भी अगवा कर लिया है। उन्हीं में से एक है इस घर का लाल। बताया जा रहा है कि ये लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। इराक में सुन्नी चरमपंथी संगठन ISIS के कब्जे वाले मोसूल शहर में करीब 40 भारतीयों के लापता होने की खबर है। ISIS के लड़ाकों ने गत 10 जून को इस शहर पर कब्जा कर लिया था। फ्राइडे ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਾਲ ਆ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਮੂਸਲ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ PM ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਜੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਪੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1,10,15,000 रुपया ला के भेजा है। तो वो लोग पहले तो काम नहीं मिला, फिर मिल गया काम। पेमेंट भी भेजते रहे, 2-3 महीने की पेमेंट भी नहीं मिली। तो अभी 10-15 दिन हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। मुल्क से बाहर काम की तलाश में जाने कितने ही लोगों ने इराक को चुना। कई भारतीय आज इराक में फंसे हैं। इनमें 40 युवक पंजाब से हैं, वहीं 40 भारतीय नर्सें भी वहीं फंसी हुई हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये लोग अपने मुल्क से मदद की आस में राह देख रहे हैं। सरकार आज उन्हें निकालने की कार्रवाई में कदम उठा रही है, पर सरकार आखिर अब क्यों जागी? जब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक खबर के मुताबिक इराक में 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इराक में आज गृह युद्ध के हालात हैं। जंग वहां है और दर्द यहाँ। देश के हर कोने में लोग अपनों की घर वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अकेले हिमाचल और हरियाणा से ही 100 से ज्यादा लोग इराक में फंसे हुए हैं। ये सभी लोग अभी सुरक्षित हैं, पर इराक के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हर तरफ तबाही का आलम है। इराक से आने वाली हर खबर इराक में फंसे लोगों के परिजनों को डरा जाती है। सब चाहते हैं कि उनके अपनों की वतन वापसी जल्द और सकुशल हो जाए। इराक में जंग का माहौल है और दर्द वतन की गलियों में। हर कोई भारतीयों की सही सलामत वापसी के लिए राह देख रहा है। हिमाचल और हरियाणा से 100 लोग इराक में फंसे हैं।
ये लोग वहां डरे सहमे हैं और इनके परिजन यहाँ डरे हुए हैं। इराक से आने वाली आतंक की हर खबर से इन परिवारों का दिल दहल जाता है। अपनों की घर वापसी के लिए ये लोग मंत्रालय से लेकर डीसी दफ्तर तक के चक्कर काट रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि कहीं से तो राहत की कोई खबर आ जाए। एक माँ अपने बच्चे को लाख दुलारों से पालती है। आज वही माँ इराक से आ रही खबरों से खौफजदा है। उसे डर है कि कहीं इराक में चल रही आतंक की आंधी इस घर के चिराग को न ले जाए। परिजन डरे और सहमे हैं और जिस तरह इंटरनेट पर आतंक के डरा देने वाले वीडियो और दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, परिजन घबरा गए हैं। यही हाल इस परिवार का भी है। धर्मशाला से 3 लोग इराक में फंसे हुए हैं और इनका परिवार इनकी वतन वापसी की राह देख रहा है। हमारी सूचना के मुताबिक जो है वहाँ पर जो है 23 आदमी हिमाचल के लोग जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। इनमें से 20 जिला मंडी से हैं और 3 खामराजिया से हैं। और ये भी सूचना है कि वो अभी तक सेफ है, बिल्कुल ठीक हालत में है और वो महफूज हैं। हम निरंतर इसके बारे में भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क साधे हुए हैं और भारत सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है इन सभी को इराक से वापस आने की। रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवा एजेंटों के जरिए विदेश जाते हैं। एजेंट मोटा कमीशन वसूलते हैं। कोई घर खेत गिरवी रखकर जाता है या फिर कोई अपने माँ बाप की उम्र भर की कमाई दांव पर लगाकर। ऐसे में रोजगार की तलाश में वहां गए लोगों के लिए वतन वापसी आसान नहीं है। केरल की कुछ नर्सों ने तो आने से इनकार कर दिया है। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता तो है, पर वतन वापसी वो नहीं चाहती। बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन कंपनियों में ये लोग काम करते हैं वो भी इन्हें 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं देते, तो किसी का पासपोर्ट ही एजेंटों के पास फंसा है। इन तमाम चीजों को छोड़ भी दें तो भी वहां फंसे भारतीयों के लिए देश वापस आना इतना भी आसान नहीं है। एयरपोर्ट तक आने वाले रास्तों पर आतंकियों का कब्जा है। ऐसे में परिजन बस उम्मीद कर सकते हैं कि विदेश मंत्रालय ही कोई ठोस कदम उठाए। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने इराक के राजदूत से मुलाकात की है और वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वतन वापसी के बारे में बातचीत की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी भारत वापसी के लिए इराक के राजदूत जी से आज दिल्ली में मिले। हमने उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह और लाखों भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की भावनाओं से अवगत कराया और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इराक की सरकार भारत की सरकार के साथ मिलजुल कर इस क्राइसिस को, इस जो इराक के अंदर आज आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति बनी है, उनमें भारतीयों की जान माल की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और भारत की सरकार के साथ वो मिलजुल कर इसका समाधान और हल निकालने के लिए सतत रूप से लगे हुए हैं। हम इसी के लिए उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए और भारतीयों की सुरक्षा के साथ वापसी के लिए इस मुद्दे पर उनके साथ यहाँ पर आके मिले। इराक जल रहा है। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से उम्मीद की कोई किरण आएगी और उनके वतन वापसी की राह आसान होगी, क्योंकि इराक में फंसे भारतीयों का इंतजार उनके परिवार कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है, पर फिलहाल ये राह इतनी आसान कतई नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। इराक में फंसे लोग एक और जहां विदेश मंत्रालय से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्रालय बेबस सा नजर आ रहा है। अब इराक में हालात बिगड़ चुके हैं। आतंकियों के इराक में दहशत फैलाने के इस पूरे ऑपरेशन की किसी को कानों कान भनक तक नहीं पहुंची। इसकी भनक ना तो इराकी सरकार को लगी, ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसियों तक को इसकी खबर पहुंची। और अब इन बदतर हालातों में विदेश मंत्रालय क्या करे? अगर इस बारे में इराक सरकार से बात करें तो वहां के हालात इराक की सरकार से काबू से बाहर हैं। आतंकी संगठनों से बात करने वाली कोई स्पेशल सेल हमारे पास है ही नहीं। बहरहाल इराक सरकार से ज्यादा नजदीकी वहां फंसे भारतीयों के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकती है।
एक तरफ इराक में फंसे भारतीयों के परिजन विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं, या यूं कहें कि अपनों की सही सलामत वापसी के लिए एक अकेली आस विदेश मंत्रालय ही बचा है। मगर मंत्रालय का बयान है कि वहां फंसे लोगों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बयान से न सिर्फ लोगों की उम्मीद को झटका लगा है, बल्कि अपनों को खो देने के डर से ये लोग घबरा गए हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक भारतीयों को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई खबर नहीं है। The primary focus of attention of all officials in the Ministry of External Affairs has been related to the situation of Indian nationals in Iraq. And I now have further information that I can share with you on this matter. I can now further confirm to you that our initial information, based on inputs of the Iraqi Red Crescent, of 40 Indian nationals being in custody, have been reconfirmed by the Iraqi government. We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive with workers of a few other nationalities. भारत ने इराक में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। सरकार के सामने मुसीबत ये है कि सरकार का आतंकी संगठन ISIS से कोई संवाद नहीं है। सरकार की तरफ से हर संभव, और केवल संभव नहीं, जिसे कह सकते हैं ना कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रही हूँ सारे के सारे प्रयास, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे अपने भारतीयों को राहत देने की। बातचीत करें तो किससे करें? अगर इराक सरकार से बात करते हैं तो ये मामला इराक सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया है। For my advice for Indians, especially in parts which are not affected, they have to work and live as in the last 2-3 years. They don't have to be concerned. We are, of course, as a government in Iraq, in a very close cooperation and contact with the Indian government, and we also support, of course, any suggestion and activities coming from the Indian governments to find a solution for the Indian workers kept or stuck in these cities. अगर हमारी सरकार इराकी सरकार से नजदीकी दिखाती है तो वहां फंसे भारतीयों के सर पर मंडरा रहा खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने एक ही रास्ता बचा है कि वो सऊदी अरब, कुवैत या फिर जॉर्डन इत्यादि देशों से बात करके उनसे मदद करने के लिए कहे। अगर इन देशों का ISIS से कोई संपर्क हो तो संभव है कि वो लोग भारतीयों को रिहा कर दें। इराक में जिस तरीके से आतंकी संगठन ने अचानक पैर पसारे हैं, इसकी खबर किसी खुफिया एजेंसी को नहीं हुई। यहाँ तक कि इराक की सरकार भी इससे जानने में नाकाम रही। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। आतंकियों की योजना सुनियोजित थी। जैसे ही संगठन इराक में हरकत में आया, वहाँ के टेलीफोन, सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर और स्काइप बंद हो गए। इराक के बड़े हिस्से पर आज आतंकियों का कब्जा है। वहाँ शियाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं। पेश है इराक के हालात पर एक खास रिपोर्ट। धूं-धूं करके जल रहे इराक में ये सारा बवाल शिया और सुन्नी की आपसी लड़ाई से शुरू हुआ। दरअसल इराक में सुन्नी विद्रोही प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी के नेतृत्व वाले शिया बहुल सरकार का विरोध कर रहे हैं। इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाला चरमपंथी संगठन ISIS दुनिया के सबसे अमीर चरमपंथी संगठनों में से एक है। इस संगठन और अल-कायदा में बिल्कुल नहीं पड़ती, पर कहा तो यही जाता है कि ये संगठन अल-कायदा से प्रभावित है। वहीं बगदाद के उत्तर पश्चिम में शिया लड़ाकों के हथियार उठाकर मोर्चा संभालने की खबरें आ रही हैं। ये लोग ISIS संगठन का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिया रेजिमेंट के 1700 जवानों को मारने का ISIS ने दावा किया और इंटरनेट पर वीडियो भी डाला था। इस बर्बर वीडियो के चलते पूरा इराक सहमा हुआ है।
हालांकि वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए गए थे, पर वहां का आम इंसान और खास करके शिया लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ये लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, कुछ के पास राशन तक नहीं पहुंच रहा है। ये लोग दुनिया से न सिर्फ यातायात से कट गए हैं, बल्कि इनके फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी चलने वाले इंटरनेट के जरिए ये लोग विदेशों में रहने वाले अपने परिजनों से संपर्क साध रहे हैं। इराक में मची तबाही के बाद सबकी नजर अमेरिका पर टिकी है और हर किसी के दिल में एक ही सवाल है कि क्या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका सेना भेजेगा या नहीं। पर अमेरिका ने यह सवाल जहन में उठते ही साफ कर दिया है कि वो इराक सरकार को अपने सैन्य सलाहकार भेजकर मदद कर सकता है, लेकिन वो सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा। आज इराक के हालातों को देखते हुए शिया और सुन्नी में बदलता इराक का ये गृह युद्ध कहीं बाकियों पर भी भारी ना पड़ने लगे, इस बात का डर बना हुआ है। पर हो सकता है आने वाले समय में इराक की मदद के लिए और भी कई देश आगे आ जाएं, क्योंकि अगर ये गृह युद्ध सरहदें पार करता है तो इसकी चपेट में अकेला इराक नहीं रहेगा। इराक में मची तबाही के बाद पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर आकर टिकी थी। सबको उम्मीद थी कि अमेरिका वहां अपने सैनिक भेजेगा और इराक के हालात पर काबू पाया जा सकेगा। जहां पूरी दुनिया की निगाहें ओबामा पर टिकी थी, वहीं अमेरिका ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अमेरिका इराक में अपने सैन्य सलाहकार भेजेगा। अमेरिका की तरफ से ये लोग इराकियों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण दे सकते हैं। जल्दी प्रशिक्षण देकर ये समूह उन्हें युद्ध के लिए तैयार करेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इराक में सैनिकों को भेजने से इनकार किया है। ईरान के लिए भी इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना मुश्किल लग रहा है। खुद ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। ईरान खुद भी सीरिया में फंसा हुआ है, लेकिन वो मदद जरूर करेगा। ईरान ने धार्मिक स्थानों करबला, नजफ या समारा की सुरक्षा की बात कही है, लेकिन इराक की कोशिश होनी चाहिए कि बगदाद की तरफ बढ़ रहे चरमपंथियों को रोका जाए। इसमें मुश्किल ये है कि ISIS एक बड़ा संगठित समूह है। इसे दूसरे समूहों का समर्थन मिल रहा है। मल्टीनेशनल समूहों के चरमपंथी इसमें शामिल हैं। चेचन्या से लेकर जॉर्डन तक के ऐसे समूहों को रोकना किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल है। बात रही अमेरिका की, तो इराक में ना तो अमेरिकी सैनिक आएंगे, ना ही नेटो सैनिक आएंगे। इन सब का बुरा अनुभव रहा है। तकरीबन 450 अमेरिकी सैनिक वहां मारे गए थे। उनके करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। हजारों सैनिकों का अभी तक इलाज चल रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में वो इराक नहीं आना चाहेंगे। अगर पूरी तस्वीर देखी जाए तो एक तरफ सुन्नी है तो दूसरी तरफ अब शियाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं। एक तरह का धर्म युद्ध शुरू हो गया है शिया और सुन्नी के बीच। अगर ये फैलता है तो पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए इस पर अंकुश लगाना होगा। सऊदी अरब और ईरान को हालात पर काबू करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये मुश्किल सिर्फ इराक की नहीं, ये मुश्किल और कई देशों में फैल सकती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों को आगे आकर इराक की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना होगा। तब कहीं जाकर आतंक के इस खौफ पर काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। सऊदी अरब के बाद इराक सबसे अहम तेल उत्पादक देश है। वहां 35 लाख बैरल तेल उत्पादन होता है, जिसमें 2 से 2.5 लाख बैरल तेल भारत आता है। इराक और मध्य पूर्व भारत के लिए काफी अहम है। अगर इराक के हालात नहीं सुधरते तो देश के सामने मुसीबत बढ़ सकती है। खास करके तेल के दाम पहले से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। सऊदी अरब के बाद इराक सबसे अहम तेल उत्पादक देश है। वहां 35 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 2-2.5 लाख बैरल तेल भारत आता है। इराक और मध्य पूर्व की भारत के लिए 3 बड़ी अहमियत हैं। पहली ये कि भारत इराक से भारी मात्रा में तेल आयात करता है। हम इराक से लगभग 20 अरब डॉलर का तेल मंगाते हैं, यानी हमारे ऊर्जा सुरक्षा में इराक की बड़ी अहमियत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इराक की स्थिति बेकाबू हो जाती है या ऐसा संघर्ष की गिरफ्त में पूरा मध्य पूर्व आ जाता है तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे कुल तेल का 80% इसी इलाके से आता है।
तीसरी बात यह है कि इससे हमारा कारोबार प्रभावित होगा। हम मध्य पूर्व से तेल मांगते हैं और वहाँ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं। वहाँ हमारी कई परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही उस क्षेत्र में हमारे 60 से 70 लाख लोग रहते हैं और काफी पैसा हमारे देश में भेजते हैं। भारत और मध्य पूर्व का करीब 230 अरब डॉलर यानी कि लगभग 138 खरब रुपए का कारोबार है। ऐसे में अगर इराक में स्थिति खराब होती है तो ये पूरा कारोबार प्रभावित होगा, जो भारत के लिए चिंता का विषय होगा। आज इराक के हालात दुनिया के सामने कई सवाल लेकर आए हैं। क्या अभी भी आतंकवाद से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? और ऐसे हालात में जब हमारे देश के कई लोग इराक में फंसे हैं तो हमारी सरकार भी बेबस नजर आ रही है। अब इन हालातों में वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहां एयरपोर्ट, सड़कें और बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हैं। आज इराक के हालात दुनिया ही नहीं बल्कि देश के सामने एक सवाल है। शिया और सुन्नी का ये झगड़ा इराक में एक दिन में पैदा नहीं हुआ, पर हम तब जागे जब हमारे नागरिक वहां फंस गए। क्यों उन्हें वक्त रहते निकाला नहीं जा सका? क्या हालात बेकाबू होने का इंतजार किया गया? हालात बद से बदतर होते चले गए और सरकार बेबस होती चली गई। और आज हालात ये हैं, सरकार अगर बात करे तो किससे करे? इराक सरकार के हाथ से बात फिसल चुकी है और आतंकी संगठनों से बात करने का कोई मास्टर प्लान हमारे पास नहीं है, या यूं कहें कि ऐसा मास्टर प्लान बनाने की जहमत आज तक किसी सरकार ने उठाई ही नहीं। ये मुद्दा आज शुरू नहीं हुआ, ना ही आज खत्म होगा। हमारा मुल्क अपने बाशिंदों या फिर विदेशों में रह रहे भारतीयों के ऐसे हालात में पड़ने की सूरत में उस मुल्क की सरकार से बात करने के प्लान ए के साथ आतंकी संगठनों से बात करने वाली शेल के तौर पर प्लान बी तैयार क्यों नहीं करता? और अगर ऐसा कोई प्लान बनाया जाता तो हालात कुछ और होते। ये तो बात रही हमारे मुल्क की। और अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो थोड़ा टेढ़ा है। शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, चारों ओर तबाही है। दोनों गुटों में एक ही समानता है और वो है हथियार, और बीच में फंसा है आम आदमी। पर इन्हें हथियार मिल कहां से रहे हैं? कौन सी कंपनी है जो ये हथियार बना रही है? दो गुटों की लड़ाई में हथियार बनाने वाली कंपनी की चांदी है। ये सवाल आपके जहन में छोड़ने के पीछे हमारा एक ही मकसद है। ये लड़ाई इंसानियत की नहीं, ये लड़ाई फायदे और नुकसान की है। और फायदे में है हथियार बनाने वाली कंपनी। कहाँ है ये कंपनी, क्या नाम है इस कंपनी का और किस देश में चल रही है, ये जानने या बताने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जब भी कोई संगठन लड़ाई के लिए हथियार उठाता है तो हर हथियार कहीं ना कहीं किसी कंपनी को फायदा पहुंचाता है। ऐसे में आतंकियों को पैसा पहुंचाने वाले लोग कौन होंगे, इन्हें मदद कौन कर रहा होगा, ये सवाल जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ ये है कि मौत उगलते हथियार इन आतंकियों की ताकत है। अब कुछ लोगों को इंतजार है इराक में अमेरिकी सेना के आने का। इराक के आम इंसान और वहां फंसे भारतीयों के परिजनों को इंतजार है तो सिर्फ इराक में अमन बहाल होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। तो ये थी इराक के हालात पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हम भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरह पूरा देश चाहता है कि भारतीयों की उनके वतन सही सलामत वापसी हो जाए, ये जल्द ही मुमकिन हो। इराक के हालात पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।